नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। गुजरात में कुछ दिन पहले हुए नगर निगम चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने वाली बीजेपी निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। मंगलवार को आ रहे शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी 81 नगर पालिकाओं में से 54 में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 पर। नगर पालिकाओं के अलावा बीजेपी जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों में भी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी भावनगर और अमरेली जिला पंचायत की कुछ सीटों पर आगे चल रही है। निकाय चुनाव के लिए बीते रविवार को मतदान हुआ था। किसान आंदोलन, महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे युवाओं के हमलों से जूझ रही बीजेपी को गुजरात से बड़ी राहत मिलती दिख रही है। उत्तर प्रदेश का हाथरस एक बार फिर सुर्खियों में है। 2018 में छेड़छाड़ के एक मामले में जेल में गए एक शख्स पर आरोप है कि उसने जमानत पर बाहर आने के बाद शिकायत करने वाली युवती के पिता की हत्या कर दी। युवती का बुरी तरह रोने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। युवती कहती है कि अभियुक्त ने उससे छेड़छाड़ की थी और उसके पिता ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। वह कहती है कि वह बहराइच के इकोना से यहाँ आया था। युवती ने कहा कि उनके खेत में आलू की खुदाई चल रही थी, तभी सोमवार शाम को गौरव शर्मा नाम का शख्स वहां आया और उसने उसके पिता को गोली मार दी। उसके साथ 6-7 लोग और थे। युवती रो रो कर कहती है कि उसे इंसाफ चाहिए। हाथरस छेड़छाड़ मामले में की गई हत्या को लेकर हाथरस पुलिस का कहना है कि जुलाई 2018 में मुख्य अभियुक्त गौरव शर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और वह जेल भी गया था, लेकिन 1 महीने के बाद जमानत पर वो बाहर आ गया था। इसके बाद से दोनों परिवारों में मनमुटाव चल रहा था। पुलिस के मुताबिक सोमवार शाम को मुख्य अभियुक्त की पत्नी और उसकी मौसी गाँव के एक मंदिर में पूजा करने गए थे। वहां अमरीश की दोनों बेटियां मौजूद थीं, तभी वहां इनके बीच विवाद हो गया। इसके बाद गौरव और अमरीश भी वहां आ गए और गौरव ने अपने परिवार के कुछ लोगों को वहां बुला लिया और अमरीश पर गोली चला दी। पश्चिम बंगाल के चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट की चुनाव में गठबंधन के लिए इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ के साथ बातचीत चल रही थी कि वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने इस मामले में पार्टी को निशाने पर ले लिया है। शर्मा कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे बागी नेताओं यानी G23 गुट के सदस्य हैं। शर्मा ने सोमवार शाम को ट्वीट कर कहा, आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और ये सब बातें कांग्रेस पार्टी की आत्मा हैं। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। शर्मा ने एक और ट्वीट कर कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है और हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन को लेकर विरोधी सुर में बोलने वाले आनंद शर्मा को अधीर रंजन चौधरी ने जवाब दिया है। अधीर ने कहा कि सीपीएम के नेतृत्व वाला लेफ्ट फ्रंट पश्चिम बंगाल में सेकुलर गठबंधन की अगुवाई कर रहा है और हम बीजेपी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही उन्होंने शर्मा से कहा कि सीपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को सांप्रदायिक कहकर आप सिर्फ बीजेपी के ध्रुवीकरण के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं। अधीर ने कहा कि वे लोग जो बीजेपी की जहरीली सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वे कांग्रेस के लिए 5 राज्यों में चुनाव प्रचार करें, न कि बीजेपी के सुर में सुर मिलाकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करें। कृषि कानूनों के विरोध में महीनों से किसान आंदोलन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा इसकी अगुवाई कर रहा है। अब आंदोलन को आगे धार देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और 10 केंद्रीय व्यापार संगठन मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसमें किसान अपनी 3 मांगों के साथ डटे हुए हैं, जिसमें तीनों कानूनों को वापस करना, बिजली बिल की वापसी और एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग शामिल है। तो ट्रेड यूनियन की मांग है जो लेबर कोड बनाए गए हैं उसको रद्द किया जाए, वापस लिया जाए और निजीकरण को रोका जाए। भारत सरकार ने अब लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया है। अब इनको मिलाकर संसद टीवी कर दिया गया है, जिसके बाद संसद टीवी का सीईओ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रवि कूपर को बनाया गया है। ये अगले आदेश तक सीईओ बने रहेंगे। टीआरपी घोटाला मामले में बार के पूर्व प्रमुख पार्थो दास गुप्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं जमानत पर रहते हुए दास गुप्ता को हर महीने के पहले शनिवार को मुंबई क्राइम ब्रांच में हाजिर होना होगा। इसके अलावा उनका पासपोर्ट भी जमा कर लिया गया है। पार्थो दास गुप्ता को बार का प्रमुख रहते हुए टीआरपी को लेकर छेड़छाड़ करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। पार्थो और अर्नब की ही कथित चैट वायरल हुई थी, जिसको लेकर बवाल हुआ था।
चीन के एक हैकिंग ग्रुप ने भारत में कोरोना वैक्सीन के उत्पादन कार्यक्रम को फेल करने की साजिश रची थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीनी हैकिंग ग्रुप APT10 ने कुछ हफ्तों पहले भारत में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली 2 निर्माता कंपनियों के IT सिस्टम में सेंध लगाई थी। भारत में इन दिनों कोरोना का टीका लगाने का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऐसे में अगर चीनी हैकर्स अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते तो निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। बता दें, दुनिया भर में बनने वाली कोरोना वैक्सीन का 60% हिस्सा भारत में ही बनता है। भारत और चीन दोनों ही देशों ने दुनिया के बाकी देशों को वैक्सीन दी है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि चीन ने पिछले साल भारत की बिजली सप्लाई को बाधित करने का प्रयास किया था और उसी का एक उदाहरण है पिछले साल मुंबई में ठप हुई बिजली सप्लाई, जब ट्रेनें रास्ते में ही रुक गई थीं और अस्पताल अंधेरे में डूब गए थे। जिसके बाद अमेरिका के वरिष्ठ सांसद फ्रैंक पालोन ने बाइडेन प्रशासन से अपील की है कि वो भारत के पावर ग्रिड पर चीनी साइबर हमले के मामले में भारत का साथ दें। एक ट्वीट में फ्रैंक पालोन ने लिखा, अमेरिका को अपने रणनीतिक साझेदार का साथ देना चाहिए और भारत के पावर ग्रिड पर चीन के खतरनाक हमले का विरोध करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि हम चीन को ताकत और धमकी के बल पर इलाके में प्रभुत्व कायम नहीं करने दे सकते। पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद अब मंत्रियों से लेकर उपराष्ट्रपति और बाकी नेता भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी वैक्सीन लगवाई है। बता दें, कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में तेजी से लोग वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं। एक दिन में ही लाखों लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। वैक्सीन 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जा रही है और 45 साल की उम्र के उन लोगों को लगाई जा रही है जो पहले से कई बीमारियों से जूझ रहे हों। इस बार वैक्सीन सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निर्धारित किए गए निजी अस्पतालों में भी मिल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि अगर हम इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि 2021 के अंत तक कोरोना खत्म हो जाएगा तो ये अवास्तविक होगा। WHO के आपातकालीन मामलों के डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रयान ने कहा कि मेरे विचार से इस साल के अंत तक कोरोना के खत्म होने के बारे में सोचना असामयिक है और अवास्तविक भी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ये भी मानना है कि अगर हम सूझबूझ से काम लें तो अस्पतालों में भर्ती हो रहे मरीजों की संख्या, महामारी से संबंधित मौतों समेत अन्य त्रासदियों को खत्म कर सकते हैं। भारत की इंडिगो एयरलाइन के एक यात्री विमान को पाकिस्तान के कराची के हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। ऐसा विमान में सवार एक यात्री की तबीयत बिगड़ने के कारण करना पड़ा। विमान की लैंडिंग कराने के बाद कराची में मेडिकल टीम ने व्यक्ति की जांच की और व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। कंपनी ने भी बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है और यात्री को नहीं बचा पाने पर दुख जताया है। रूस में विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी को जहर दिए जाने को लेकर अमेरिका रूस पर पाबंदियां लगा सकता है। जो बाइडेन द्वारा अलेक्सी नावल्नी को जहर दिए जाने को लेकर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना दिखाता है कि वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलग सख्त रुख अख्तियार कर रहे हैं। बता दें, पिछले साल जब नावल्नी पर नर्व गैस से हमला किया गया था तो ट्रंप ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा था, जबकि विपक्ष ने सरकार और पुतिन की सुरक्षा एजेंसियों पर इसको लेकर आरोप लगाया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।